हेलो व्यूअर्स। आज हम आईआर की एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है द नेशन स्टेट सिस्टम। हम इसका हिस्टोरिकल रिव्यू देखेंगे कि इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई एंड हाउ नेशन स्टेट सिस्टम गॉट इवॉल्व्ड। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे और उसके अलावा नेशन स्टेट सिस्टम की डेफिनेशन भी देखेंगे कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस व्हाट डज दीज टर्म्स मीन और स्टैंड फॉर। सो गाइस, अगर हम इसको देखें, दिस सिस्टम जो कि नेशन स्टेट सिस्टम है, इट बिगेन फ्रॉम यूरोप वेयर ईयर्स ऑफ वार लेड डाउन द फाउंडेशंस ऑफ द दिस पर्टिकुलर सिस्टम। बहुत ईयर्स तक यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में और ऑल अराउंड द यूरोप, क्योंकि मिडीवल यूरोप जिसे हम कहते हैं कि उस टाइम होल यूरोप में वार चल रही थी और इन वार्स की वजह से ही उन लोगों में, उन स्टेट्स में जो कि सिटी स्टेट्स थे, उनमें एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ कि हम सेपरेट नेशन है। फिर उसके अलावा उन सिटी स्टेट को अलग उन्होंने करना शुरू किया अपनी एथनिक बेस पे, अपनी लैंग्वेज के बेस पे, अपनी रेशियल ओरिएंटेशन के बेस पे उन्होंने इस सिस्टम को इवॉल्व किया। अगर हम पहला एग्जांपल देखें तो 100 ईयर वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, जो कि 1337 टू 1457 तक चली थी, 53 तक चली थी। और इसमें अराउंड कोई 5 जनरेशन दोनों की, इंग्लैंड और फ्रांस की, आपस में लड़ी थी ऑन द थ्रोन ऑफ स्पेन, कि स्पेन पे कंट्रोल किसका होना चाहिए। उसके अलावा 80 ईयर्स वॉर इन 1968, ये 1948 तक चली थी, जहाँ पे नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये कोई तकरीबन 17 प्रोविंसेस थे स्पेन एम्पायर के, स्पेनिश एम्पायर के, जहाँ पे फिलिप टू जो है वो रूल कर रहा था। तो इन सिटी स्टेट्स ने, या आप इनको कह दें कि इनके प्रोविंसेस थे, तब ये 17 प्रोविंसेस थे जो कि आज प्रेजेंटली नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग है। तो इन्होंने रिवोल्ट किया था स्पेन के अगेंस्ट। जब ये वार चल रही थी, स्टार्ट हुई थी 1568 से शुरू हुई थी, तो इन 1607 में इन्होंने थोड़ा सा पीस टूस किया, क्योंकि जस्ट टेक रिलीफ, टेक अ साय एंड देन वी शैल स्टार्ट लेटर। फिर उन्होंने बाद में इसे शुरू किया इन 1619, ये फिर ये शुरू हो गई, क्योंकि टर्म्स और कंडीशंस पे वो किंग जो कि था, फिलिप था, वो नहीं आ रहा था। और ये लोग अल्टीमेटली अपनी एक अलग पहचान, एक अलग अपनी आइडेंटिटी चाह रहे थे। दैट मीन्स दे डिमांडेड इंडिपेंडेंस, सेपरेट, एक डच आइडेंटिटी के साथ, एक लग्जमबर्ग की आइडेंटिटी के साथ। दे ऑल डिसाइडेड कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, एक अलग पहचान चाहिए। और फिर इस ट्रूस के बाद फिर हम जिसको हम 30 ईयर्स वार बोलते हैं, ये जो 30 ईयर्स वार है, ये इसी वार का ही एक अलहदा पार्ट है, एक एक मैनिफेस्टेशन है, या आप कह दें कि एक एक्सटेंशन है, जो कि 1648 विद द पीस ऑफ वेस्टफेलिया ये ख़त्म हो गई थी ये वार। अच्छा, तो इससे जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, तो इसमें एक बेस्ट टर्म है जो कि इंटरनेशनल लॉ में आज भी इस्तेमाल होता है, कि एवरी स्टेट इज इक्वल बिफोर इंटरनेशनल लॉ, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल इट इज़। एक तो हो गया कि स्टेट्स बनना शुरू हो गई। जो रोमन एम्पायर थी, वो मतलब चर्च के, एट द एंड चर्च के उसके अंडर में थी, लेकिन ये फिर 1648 में ये डिमाइस कर गई। और तकरीबन बहुत इन ऑलमोस्ट होल ऑफ द यूरोप नाट के, क्योंकि ये तो चूँकि ऑफिशियल ये तो बाद में ख़त्म हो जाता है, लेकिन दिस अल्टीमेटली दिस ट्रीटी फिनिश्ड ऑल देयर पावर्स। एक इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी जितनी भी स्टेट्स है, वो मतलब कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मतलब कनाडा, रशिया टेरिटरी के हिसाब से बहुत बड़े हैं, बट अगर नौरू एक स्मॉल एक आइलैंड है, तो दैट वुड बी इक्वल टू बोथ ऑफ देम। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चाइना, इंडिया, दे आर पॉपुलेशन जाइंट। और मालदीव एक स्मॉलेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, या इवन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जितने भी आइलैंड्स हैं, दे ऑल आर इक्वल। किसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करे
वो चाहे लॉ ऑफ सी हो, लॉ ऑफ ईयर हो, उसके अलावा लैंड के हिसाब से टेरिटोरियल जो जिसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या सॉवरेनिटी है, उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। वी ऑल आर इक्वल इन इंटरनेशनल लॉ। सर्टेन रूल्स हमारे लिए बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम सुपर पावर दैट आई कुड ब्रीच एवरी लॉ। नो, इंटरनेशनल लॉ में वो क्राइम ही होगा। चाहे माइट इज़ राइट के रूल पे कोई मुल्क किसी पे अटैक करे या कोई किसी पे इन्वेजन करे, ये हो सकता है, लाइक रशिया इज़ डूइंग इन यूक्रेन। लेकिन सिंपली जो राइटर हैं, जो लिखते हैं, वो उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। या वाट अमेरिका डिड इन इराक और इन अफगान वार, सम पीपल डू नॉट सपोर्ट दिस थिंग। ये जब यूएस ने अटैक किया था इराक पे, तो इन्वेड किया था सद्दाम के टाइम पे, तो देवर क्रिटिसाइज्ड। इवन आई रिमेंबर के कोई मैंने पढ़ा था कि 35 इंटरनेशनल रिलेशन के राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे यूएस में, जिन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था कि दैट पार्टिकुलर इन्वेजन दैट्स रॉन्ग, दैट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये कोई भी मतलब इंटरनेशनल लॉ से कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, तो स्टेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ पॉलिटिकल यूनिट विथ अ गवर्नेंस सिस्टम कंट्रोलिंग अ टेरिटरी एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। नंबर वन, ये एक पॉलिटिकल यूनिट होता है, एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें एक गवर्नेंस सिस्टम होता है, कि विदाउट गवर्नेंस एक स्टेट भी नहीं हो सकती। मतलब एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, एक स्टेट ऑफ वॉर या क्योज या एनार्की नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा एक टेरिटरी होना भी ज़रूरी है, और उस टेरिटरी पे कंट्रोल भी होना चाहिए। कि से सपोज़ कोई ऐसे कोई बाहर गवर्नमेंट बना लेते हैं, ऐलान कर देते हैं कि ठीक है, हमारी इस पर्टिकुलर कंट्री में ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, दो कि वो बाहर बैठे होते हैं, उनका ना गवर्नेंस सिस्टम वो चलाते हैं, ना फॉरेन पॉलिसी पे उनका कंट्रोल होता है, ना इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कोई पॉलिसी उनके हाथ में नहीं होती है, और टेरिटरी में भी वो नहीं होते। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम स्टेट है। दे आर नॉट स्टेट इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि उनके रिलेशन भी नहीं बन सकते। और इसके अलावा उनके इनहेबिटेंट्स पे कंट्रोल होना भी शुरू है, कि अगर आपकी गवर्नमेंट है और आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आप एक स्टेट नहीं रहे। तो एक स्टेट के होने के लिए कि आपको जो भी पीस ऑफ वेस्टफेलिया या लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशंस जितने भी राइट्स दे रहा है एक स्टेट को, वो तभी पॉसिबल है इफ़ यू आर विथ अ प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम एंड यू आर कंट्रोलिंग योर ओन टेरिटरी विथ द गुड विल ऑफ योर इनहेबिटेंट्स। नेशन। अब a nation denotes a common ethnic and cultural identity shared by a single people। ये एक नॉर्म्स और वैल्यूज़ की एक कलेक्शन होती है, जो कि एक ही एथनिक ग्रुप को शो करती है। फिर उसमें मतलब कल्चरल आइडेंटिटी भी वो सिंगल पीपल जो होते हैं वो उसको शो करते हैं। मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मुल्क में देखें तो उसकी मतलब स्मॉलेस्ट लेवल पे तो एक एथनिक ग्रुप के डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं, बट एट द लार्ज उनकी एक सिंगल कल्चरल आइडेंटिटी भी होती है, जिसको वो अडोप्ट भी करते, शो भी करते। सपोज आवर लैंग्वेज इज़ नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। अगर आप किसी और कंट्री में जाएँ तो उनकी एक पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज है, फिर उनकी कुछ नेशनल सैम्बल्स भी है, साइंस भी है, जिनको सब सेलिब्रेट करते हैं। दैट मीन्स these people who are living in a particular territory, और उनके कुछ certain rules, norms और values भी हैं, और जो सब उसको follow करते हैं, that means it is really a nation। So finally what is nation state system? एक सेंस तो हमने ले लिया कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है, और इसकी प्रॉपर एवोल्यूशन कैसे हुई। सो इसकी डेफिनेशन ये है कि सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी मर्ज विथ सेंस ऑफ स्टेट आइडेंटिटी। जब नेशनल आइडेंटिटी का सेंस मर्ज हो जाए स्टेट आइडेंटिटी से, दैट मीन्स यू आर अ नेशन स्टेट सिस्टम। पाकिस्तान नहीं था 1947 से पहले, लेकिन हमारे लीडर्स ने जो कि उस टाइम थे, या इंडिया नहीं था या अदर कंट्रीज़ जो भी है दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब वो आज़ाद हुए तो उससे पहले ये हुआ कि एक नेशनल आइडेंटिटी बनी। आपने पहले क्या किया, एक नेशनल आइडेंटिटी बनाई, फिर वो नेशनल आइडेंटिटी मिल गई स्टेट आइडेंटिटी से कि अब हम नेशन हैं, हमें स्टेट भी चाहिए। अब वी आर रियली ए नेशन। जैसे कि
कायद अज़म की कोट भी है कि दैट वी आर नेशन बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जितनी भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम एक नेशन है। और स्टेट इज़ परमानेंट वाइल गवर्नमेंट्स कम एंड गो। स्टेट जो होती है वो परमानेंट होती है, और गवर्नमेंट्स जो होते हैं वो तो चेंज होते हैं, कभी कभार डिक्टेटरशिप होती है, कभी कभार डेमोक्रेसी होती है। ये रिवोल्यूशनरी सिस्टम है जो कि आता जाता रहता है, लेकिन वो स्टेट हमेशा रहती है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।